नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर। वृंदावन से महाराज ओस किशोर गोस्वामी सेवक राधा रमण सरकार से खास बातचीत की और इस दौरान ओम प्रकाश गोस्वामी राधा रमण सरकार सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए बेहद भावुक हो गए। और इस खास बातचीत में क्या कुछ खास चर्चा हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। और कर्म निष्ठा से जो राज्य का निष्पादन करके, राज्य का संचालन करके और किसी भी तरह का लोभ मोह काम क्रोध को त्याग करके जो राज्य सत्ता का संचालन कर रहे हैं, शायद ऐसा भविष्य में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा कि नहीं आएगा। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लंबी आयु हो और जो सोच लेकर चल रहे हैं अंततः इनका सोच वैसा ही हो तो एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों महान संत हैं, इनको मैं प्रणाम करूं। काफी भावुक हो गए हैं महाराज जी। अगर बात की जाए तो पहली बार महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। तो महाराज जी, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि पहली बार महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। जैसे कि दिवाली से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है और ऐसे ही ये एक हिंदुओं के लिए सर्वोपरि लीला है। महाकुंभ 12 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो इसी को और भव्य और खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलीला और महाभारत के मंचन के निर्देश दिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जो सीएम योगी साहब इस तरह की भावनाओं को लेकर जनमानस के लिए रामलीला और महाभारत के प्रस्तुति का वर्णन किया। और भाई, अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस ने निकिता की मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि अतुल सुभाष, जो कि एक बड़ा केस बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अतुल सुभाष ने देखिए आत्महत्या की थी और अपने आत्महत्या के पीछे उन्होंने एक बड़ा नोट छोड़ रखा था, जिस नोट में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया, अपने जो है सास पर भी इल्जाम लगाया और इसी के साथ साथ कई लोगों का नाम उन्होंने उसमें दर्ज किया, जिसमें पैसों के लिए किस तरह से अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से वो तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की। और अब उन्होंने उस लंबे चौड़े नोट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी और इसी के साथ साथ जो है उन्होंने अपने इंसाफ की मांग की है। और अब देखिए अतुल सुभाष केस में ये पूरा जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस का एक बड़ा एक्शन है, जिसमें आपको बताते चले कि अब गिरफ्तारी की गई है। जी हां, अतुल की पत्नी गुरुग्राम से गिरफ्तार की जा चुकी हैं और 14 दिन के लिए न्यायालय के लिए भेज दिया गया है। और वहीं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी बेबी जॉन लेकर सुर्खियों में है। वरुण धवन लगातार अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए। फिल्म रिलीज से पहले वरुण एक मीडिया इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से
कई दिलचस्प सवाल किए और एक कार्यक्रम में वे एक रिपोर्टर की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते नजर आए। उन्होंने पूछा कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों के लिए खुद की दिलचस्पी धर्म से तय होता है और कि मुझे करना चाहिए या नहीं, और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट से तय होता है और बस इतना ही अंतर है राम और रावण में। तो वहीं आपको बता दें कि वरुण धवन ने आगे कहा कि कुछ लोग आपकी पॉलिटिक्स का चाणक्य कहते हैं आपको, जो कि लेकिन मैं कहूंगा कि ये हमारे देश के हनुमान हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। और वही आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों की शांति, सुरक्षा व सेवा के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ पुलिस को आज प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जा रहा है। किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया
और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रचना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, 1 साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। ये विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था। मित्रों, आज 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नेवी को दिया गया था और आज निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा करना बहुत जरूरी होता है और आपकी 25 साल की सेवा को 25 साल पूरा होने के पहले ही
राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है, वो मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रपति महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये समर्पण को, त्याग को, बलिदान को और ये हौसले को इन्होंने अनुमोदित किया है, सम्मानित किया है। और मुझे विश्वास है कल से छत्तीसगढ़ का जवान अपने वर्दी पर, अपनी बाजू पर राष्ट्रपति का ये निशान लगाकर निकलेगा, उनका हौसला अनेक गुना बढ़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि राज्य के नेतृत्व का जो निर्णय है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इस मौके पर मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी ढेर सारा बहुत दृढ़ता के साथ अभियान चला है। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 24 तक 1100 केस नारकोटिक्स के रजिस्टर हुए, 21,000 किलोग्राम गांजा, 6,000 किलोग्राम अफीम और लगभग 1,95,000 नंग नशीली दवाइयों की गोलियों की जब्ती की है और 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट एनडीपीएस के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर, इसका जो संकल्प लेकर हम आज जा रहे हैं, वो संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो 2047 15 अगस्त को, विकसित भारत के सुवर्णमयी इतिहास के अंदर छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। आज अंत में मैं जवानों को कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति कलर सिर्फ एक अलंकरण नहीं है, ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनके साथ आपको 2-2 हाथ करना है। ये अलंकरण के साथ साथ एक दायित्व भी है और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान ये दायित्व को सुपेरे निभाएगा और अपनी फर्ज में कभी भी एक तसु भी पीछे नहीं हटेगा। अंत में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर हरेक जवान को मैं हृदय से राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होने पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और ये ऐतिहासिक मौके पर आप मुझे यहां निमंत्रित किए, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी देशवासियों के लिए और विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए ये गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर है। पीएम मोदी ने सदन में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं,
जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था। लेकिन उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को
राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides